बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटेलिक का जो ट्रेंड होता है मेटल का, वही बिल्कुल ट्रेंड फॉलो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, क्योंकि ये अल्कली मेटल होते हैं। तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लूज कर देंगे तो ये भी मेटल है, गुड मेटल है। तो उसके बाद आगे बात आ जाती है बोरान की। बोरान की कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आगे एलियम और नियॉन और आर्गन आ जाते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन, क्योंकि फिलहाल हम थर्ड पढ़ रहे हैं, थर्ड पीरियड। तो इलेक्ट्रिक ये वाले जो है ये वो कहते हैं कि जरी बात है, हमने आपको पता है, हमने पढ़ा कि मेटल गुड मेटल है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। फिर ये क्या है, ये मेटल वाइड है, जिन्हें कहा जाता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर फिर आपको पता है, फिर इसमें डोपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पी एन जंक्शन वगैरह आ जाती है इसमें। फिर इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिव वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं कि नन ऑफ द रेस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बाकी बच गए यानी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये नन ऑफ द रेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और यही हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये सिंपल मॉलिक्यूल हैं और ये मेटल नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूल है। ये हमने पढ़ा था कि ये मेटल नहीं है। तो नॉन कंडक्टर्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्रुप में क्या होती जा रही है, पीरियड में क्या होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती जा रही है और मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज करता जा रहा है। और हमने एक और चीज़ बड़ी थी, साइज वो भी डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ थी द 3 मेटल्स। उसके बाद आ जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड मेटल और द लिक्विड मेटल। वो कह रहे हैं कि ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, यानी इसके आखिरी शेल में अगर बात की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के, अगर सिर्फ लास्ट शेल बनाया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का सिर्फ अगर आखिरी शेल बनाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का सिर्फ लास्ट शेल अगर बनाए, पहले शेल में तो सारी बात अंडरस्टूड है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन सारी बात है, दूर दूर है, आसानी से मूव कर जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी कि प्लेनेटरी मॉडल है। इलेक्ट्रॉन जिस तरह प्लेनेट अर्थ जो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, जो ज़मीन है सूरज के गिर्द घूम रही है, तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सारी बात है, ये जितने ज़्यादा आसानी से रिवॉल्व करने की जगह होगी उतने ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होंगे। ये अब इसमें और ज़्यादा आसानी से ये रिवॉल्व कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा गुड कंडक्टर है और ज़्यादा मेटल है। और ये वाला जो है उससे कम मेटल है, लेकिन ये फिर भी मेटल है, ये भी मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं उतना ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और मेटल भी उतना अच्छा, यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के दोनों का ट्रेंड सेम ही है। उसके बाद आ जाते हैं द सिलिकॉन, द एक्सप्लेनिंग हाउ सेमी कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेवल। यानी सिलिकॉन का जो केस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, तो ये फिलहाल इस लेवल पे आप लोगों ने नहीं पढ़ना। विद द डायमंड स्ट्रक्चर यू माइट नॉट एक्सपेक्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट डज। वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए ना डायमंड का स्ट्रक्चर, तो इस तरह लगता है कि डायमंड जो है यू माइट नॉट एक्सपेक्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह लगता है कि हीरा जो है डायमंड है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती होगी, करंट पास नहीं होता होगा, क्योंकि उसका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी जो डायमंड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द रेस्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो रेस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जो बाकी जो बच्चे इस पीरियड के जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि हमने फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की बात की, बिकॉज दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं, आम सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं। दे आर नो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव अराउंड, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो फ्री टू मूव, क्योंकि सारी बात है फास्फोरस की बात की जाए तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किधर मूव करेगा, सिर्फ अगर लास्ट शेल ड्रॉ किया जाए ये 5 इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा से नहीं मूव कर सकते। सल्फर की बात की जाए वो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं मूव कर सकता। क्लोरीन आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस तरह मूव करेंगे। फिर इस तरीके से फिर ये पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, तो इतने ज्यादा मूव नहीं करते, इसलिए फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते और
मेटल भी नहीं होते, ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। आगे आ जाता है, ये होप कि आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड समझ आया होगा। अब पढ़ लेते हैं ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका क्या ट्रेंड है। तो अब मैंने मेल्टिंग पॉइंट भी आप लोगों को बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनका आयन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं खासतौर पर उनका मेटालिक पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अगर बनने होंगे तो हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी मेटल को तोड़ने के लिए। तो अब द चार्ट शोज हाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट चेंजेस एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करती है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो क्या होता है इसका ट्रेंड। द फिगर्स आर प्लॉटेड इन केल्विन स्केल रादर देन डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड हैविंग द नेगेटिव वैल्यूज। वो कह रहा है कि केल्विन स्केल में जो फिगर है वो बेसिकली ड्रा की जाती है ताकि नेगेटिव वैल्यूज ना आए, क्योंकि सेल्सियस की जब हम बात करें केल्विन आपको पता है सेल्सियस में जब बात की जाए तो फिर वो वैल्यूज माइनस में भी आ जाती हैं, और जब केल्विन में बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाता है, तो वो माइनस की वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो कह रहा है कि केल्विन स्केल में बात की गई है। तो the values of melting and boiling points are according the melting and boiling points tell us about the strength of forces present in the atom। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताती हैं कि किसी भी जो ट्रेंड्स क्या है, फोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस क्या हैं जो एटम्स के दरमियान है। जारी बात है, अगर किसी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की कि एटम के दरमियान अगर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी तो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, तो हमें हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड जब तोड़ना पड़ता है तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है जब हमें बॉन्ड को तोड़ना हो। और जब बॉन्ड बनते हैं तो जो बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनते हैं। तो जब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जब हम एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड टूटते हैं फिर। तो हमें क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सारी बातें चाहिए होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि ईंट को तोड़ने के लिए हम अपने हाथ से एनर्जी देंगे, उसे किसी चीज़ एनर्जी देंगे तब वो ईंट टूटेगी। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जितने मजबूत एटम के दरमियान जितने मजबूत बॉन्ड बने होंगे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये फर्ज करो सिंगल लेग बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब इधर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कम, इधर हमें पहले इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों बॉन्डों को जब तोड़ना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को और ज़्यादा, जब 3 बॉन्ड है तो उनको तोड़ना पड़ेगा तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इधर 1 की एनर्जी देनी पड़ेगी, इधर 2 की, इधर फिर 3 की, क्योंकि 3 चीज़ों को तोड़ना, 3 यूनिट है तो जारी बात है हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। तो मजबूत बॉन्ड होता है बेसिकली। जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमें अगर कोई चीज़ मेल्टिंग पॉइंट किसका बहुत ज़्यादा है, फर्ज करो मैं कहता हूँ डायमंड का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका ये चीज़ हमें ये बता रही है कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है उसे मेल्ट करने के लिए। इसका मतलब है उसके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड एटम के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बहुत स्ट्रांग है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी उन मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो प्रेजेंट इन एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि NaCl की बात की जाए तो ये आयनिक का कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इन दिस केस ऑफ एलिमेंट द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जी प्रेजेंट इन देम। तो फिर इसमें बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी जारी बात है मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। तो ट्रेंड एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन पीरियड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू द मिडल ग्रुप 4A and then decrease from 5 to the noble gases 0 group elements। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अगर बात की जाए अगर इसमें बात की जाए वो कहते हैं कि इस ग्रुप तक जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पीरियड में इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट पीरियड में जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने पढ़ी थी कि पीरियड में क्या करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में और ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज करती है। तो वो कह रहे हैं कि इधर तक 4 ग्रुप तक, यानी इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, सिलिकॉन में और ज़्यादा बढ़ जाता है 4 तक। लेकिन वो कहता है कि जैसे जैसे हम 4 से आगे मूव करते हैं एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू नोबल गैसेस, यानी फॉस्फोरस से इधर तक मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज कर रहा है। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका मतलब है स्ट्रांग होती जा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। इधर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तभी हमें कम हीट देनी पड़ी और वो मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है कम टेम्परेचर पे। तो 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है नोबल गैसेस को।
अब उसने ट्रेंड बताया सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट 1000 तक है, फिर मैग्नीशियम का 1500 तक है और ज़्यादा बढ़ जाता है, एलुमिनियम का फिर 2700 तक है, फिर सिलिकॉन का थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी तकरीबन उसके बराबर ही है। उसके बाद फिर फास्फोरस का कम हो जाता है, फिर सल्फर का थोड़ा, फिर फास्फोरस का, क्लोरीन का, ऑर्गान का, इनके कम होते जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि एक जो है इसमें द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर गवर्न इंटायरली बाय द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। वो कह रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी मॉलिक्यूलर के फोर्सेज का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के साइज के ऊपर भी। ये मॉलिक्यूल के साइज को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज तो आपको समझ आ गई, जरूरी बात है, स्ट्रांग होगी तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और दूसरा रीजन वो क्या बताते हैं कि साइज का भी बताता है कि साइज, जाहिर बात है इसमें अब साइज कम होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि एटॉमिक साइज जो है इसमें स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन हमने जब एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा था कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता जा रहा है पीरियड में, तो इसमें ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें साइज कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम है। The melting point and boiling point are high up to the middle because these elements contain number of binding electrons from 1 to 4 and also have giant covalent structure। यानी वो कह रहा है कि इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा कितने, ये बॉन्ड बनाएगा NaCl, एक बॉन्ड बना है। मैग्नीशियम जब बॉन्ड बनाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड 2 बॉन्ड बने, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। जब एल्युमिनियम की बात आ जाती, एल्युमिनियम की जरूरी बात है 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए, तो इसमें और ज्यादा हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि जरूरी बात है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बना रहे हैं, इसके अंदर दे रहे हैं AlCl3 बन जाता है। फिर आपको पता है AlCl3, तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, एक एल्युमिनियम एक 3 अगर इसका एल्युमिनियम को क्लोराइड को अगर खोल कर रखा जाए, फर्ज करो मैं एल्युमिनियम क्लोराइड को खोल कर रख देता हूँ, तो इस क्या होगा, सिर्फ लास्ट शेल अगर ड्रॉ किया जाए, आखिरी शेल में एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का आखिरी शेल ड्रॉ की जाए तो ये एक इधर से बॉन्ड बन जाएगा, ये बल्कि लूज कर देता है, ये शेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर अब ये बात ये भी इधर चलो कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि ये किस तरह पता चलता है AlCl3 जो है ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये किस तरीके से पता चलता है। तो अब ये देखो कि अगर मैं कहूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये देखो इधर से ये अगर शेयरिंग कर लेते हैं दोनों, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला इधर से भी क्लोरीन अगर मैं लेकर आता हूँ तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पूरे हो गए, एक 6-7 इलेक्ट्रॉन इसके बने थे, एक एल्युमिनियम तो स्टेबल नहीं हुआ, एल्युमिनियम ने तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो चलो 2 4 और 2 6 बन गए, एल्युमिनियम को तो 2 अभी भी चाहिए, ये इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, इधर शेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ किया जाए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जारी बात 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का सिर्फ मैं लास्ट शेल ड्रॉ कर देता हूँ, क्लोरीन के आखिरी शेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर दे, इधर एक और क्लोरीन होगा, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन को दे देगा ये। अब दोबारा इधर से एरो डाल के ये बेसिकली ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, उसका ये टॉपिक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये चीज आती है। तो ये आप एक एल्युमिनियम से इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को। अब एल्युमिनियम के आखिरी शेल डाल के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये Al+3 के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, और ये Cl- के अंदर, ये Cl- के अंदर, Cl- के अंदर, यानी Al+3 और Cl-3, यानी 3 क्लोरीन आ जाते हैं, तो AlCl3 बन जाता है, फिर ये इस तरीके से ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जनरली ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ी, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं आपस में।
तो इस तरीके से बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन की बनाई जाए तो जिस तरह ये एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन में जब कार्बन का बनाएंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके साथ फिर इस तरीके से 4 चार्ज जुड़े हुए होंगे, इसलिए उसका फिर और ज्यादा होता है सी क्लोरीन CCl4 इधर बात की जाए तो ये 4 जुड़े हुए, तो जाहिर बात है हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे तोड़ने के लिए, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बढ़ते जाते हैं। तो इंक्रीजिंग बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के बढ़े द मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद आगे मूव करें तो फिर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब फास्फोरस पे आएंगे तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो पेयर में 3 सिंपल है, तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा सिर्फ। सल्फर फिर 2 सिर्फ बॉन्ड रह जाएंगे, सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर लेगा। क्लोरीन फिर 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए फिर कम होती जाती है, और आर्गन जो है वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। The melting point and boiling point are low from phosphorus to chlorine because these elements exist in form of diatomic molecule, तो क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, दो एटम के तौर पर, यानी एल्युमिनियम फास्फोरस की जारी बात है कि साथ कोई और एटम जुड़ा होगा फास्फोरस के साथ। इसी तरीके से क्योंकि अगर बात की जाए फास्फोरस की तो फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं फास्फोरस के, यानी फास्फोरस की बात की जाए तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, तो ये 3 इससे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन फालतू किसके पास है, एल्युमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन फालतू, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो AlP एल्युमिनियम फॉस्फाइड ये इस तरीके से बन जाएगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं और इससे 3 चाहिए फालतू। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर बात की जाए तो सल्फर की, तो सल्फर के आखिरी शेल में होते हैं 2 अनवैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर को 2 चाहिए। अब देखें 2 फालतू किसके पास है, मैग्नीशियम के पास 2 फालतू हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 1 इधर दे देगा, 1 इधर दे देगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए सिर्फ, और फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा HCl इस तरीके से, ये चीज हो जाती है फिर कार्बन हाइड्रोजन। तो ये वो कहते जा रहा है कि फास्फोरस से सल्फर जब जाते जाए मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि ये डायटोमिक के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी किसी के साथ जारी बात है जब डायटोमिक तभी होगा, सिंपल तो आर्गन ही है जो उसमें मोनोटॉमिक है, क्योंकि उससे किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल है, नट है। लेकिन जो फास्फोरस है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी के साथ किसी और एटम के साथ जुड़ जाएगा, इसीलिए उसे डायटोमिक आ गया। एंड हैव ऑर्डरली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अप टू आर्गन, इसलिए फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो इसलिए ये हमने अभी 2 ट्रेंड पढ़े, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, कि होप आपका समझ में आई होगी।